हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ये तो हम बचपन से जानते हैं। लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट्स की तो हम बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं। जैसे ही हमें कोई नया स्टॉक या नया फंड दिखता है, बिना सोचे समझे उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। एक बार भी ये नहीं सोचते कि उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का या फिर उस फंड में इन्वेस्ट करने का रिस्क रेट क्या होगा, क्या उसमें सच में इन्वेस्ट करने में कोई एडवांटेज है, हमें उसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं। और स्पेशली तब जब उन स्टॉक्स और फंड्स के बारे में एडवर्टीजमेंट्स दी जाती हैं और आपको एक अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिखाए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में ना हम इसी से जुड़े एक कंसेप्ट NFO के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका मतलब होता है न्यू फंड ऑफर्स। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले समझते हैं कि NFOs होता क्या है। न्यू फंड ऑफरिंग्स, जैसे हम जानते हैं कि IPO आता है, अब लोग ना इसे IPO से कंपेयर करने लग जाते हैं और IPO की तरह ही ट्रीट करते हैं, IPO की तरह ही इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपकी ये मिसकंसेप्शन हटाना चाहूंगी कि ये कोई IPO है। ये IPO से जुड़ा हुआ या फिर IPO से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होता है। अब ये निकाले जाते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू, यानी AMCs के थ्रू। AMCs जब कोई नया फंड लेकर आती है, यानी कि नया म्यूचुअल फंड मार्केट में लेकर आती है, तो उसे बोला जाता है न्यू फंड ऑफरिंग NFO। अब इसी तरीके से जैसे आप हर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, उसी तरीके से आप NFO में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब लोगों को मिसकंसेप्शन ये होता है कि अगर हमने IPO की तरह इसमें इन्वेस्ट नहीं किया तो हमारा जो लिस्टिंग गेन आ सकता था वो रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप NFO में बाद में भी इन्वेस्ट करते हो तो आप कुछ मिस नहीं करते, आप उसको म्यूचुअल फंड की तरह ही ट्रीट करोगे। अब अगर बात की जाए कि आखिरकार जो कंपनीज होती हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, वो NFO लेकर क्यों आती हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि कंपनीज का बेनिफिट क्या है? इसमें सिर्फ कंपनीज का ही बेनिफिट होता है। वो अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज करने के लिए नया फंड लेकर आती हैं। अब ये तो मैं कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के बारे में बोल रही हूँ, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो जेन्युइनली अच्छी थीम के ऊपर या फिर अच्छे स्टॉक्स चूज करती है, जिसको मिलाकर एक फंड बनाती है। लेकिन अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूं तो आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए कि जिस NFO में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके पीछे क्या मोटिव है कंपनी का फंड लेकर आने के पीछे। अब सबसे पहले अगर रीजन की बात की जाए तो वो है हायर एक्सपेंस रेशियो। हम सब जानते हैं कि अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनीज का सिर्फ एक ही अर्निंग सोर्स होता है, जो कि है एक्सपेंस रेशियो। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां से फंड मैनेजर की फीस चार्ज की जाती है। अब वो तो सिर्फ एक पार्ट होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से बहुत सारे चार्जेस होते हैं जिनको मिलाकर एक परसेंटेज बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। और ये जो डिडक्शन होता है ये परसेंटेज वाइज ही होता है। तो आप बहुत इजीली देखकर पता लगा सकते हो कि वो परसेंटेज कम है या फिर ज्यादा है और उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अब अगर एक्सपेंस रेशियो में बात की जाए कि कौन कौन से चार्जेस होते हैं, तो सबसे पहला होता है मैनेजमेंट चार्ज, जो कि फंड मैनेजर्स के लिए डिडक्ट करा जाता है। उसके बाद होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर चार्जेस। अब क्या होता है, या तो आप डायरेक्टली ऐप के थ्रू अपना स्टॉक ले सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब आप डायरेक्टली ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पर अलग फीस डिडक्ट की जाती है। लेकिन फॉर सपोज आपके घर पर कोई आया, उन्होंने आपको एक म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, आपको पसंद आया, आपने इन्वेस्ट किया, तो वहां पर आपका डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज डिडक्ट होगा। और साथ में एक्सपेंस रेशियो में एडवर्टाइजिंग फीस भी इंक्लूडेड होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का सिर्फ एक ही अर्निंग सोर्स है, जो कि है एक्सपेंस रेशियो। तो वो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो उसी से ही कवर करने की कोशिश करते हैं। अब ये तो मैंने आपको 3 चार्जेस बताए, लेकिन इसमें और भी ज्यादा चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। अब अगर बात की जाए सेबी की, तो सेबी की इस पर क्लियर गाइडलाइन है कि AMC एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ अमाउंट का एक्सपेंस रेशियो ही चार्ज कर सकती है। तो आइए 2019 के बाद रिवाइज्ड वाला चार्ट देखते हैं कि सेबी ने किस अमाउंट पर कितना परसेंटेज सेट किया हुआ है। अब ये जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है वो एसेट अंडर मैनेजमेंट के ऊपर चार्ज होता है और उसी अमाउंट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि कितना परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए 0 to 500 करोड़ की, तो उस केस में मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो चार्ज हो सकता है 2.25% का। वहीं अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ to 750 करोड़ है तो 2% का, 750 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक है तो मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो 1.75% तक होगा। उसके बाद अगर बात की जाए 2000 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ तक है तो एक्सपेंस रेशियो चार्ज हो सकता है मैक्सिमम 1.6%। वहीं अगर मैं बात करूं 50,000 से ज्यादा की तो उसमें आपका सिर्फ 1.05% ही एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जा सकता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कंपनीज की स्ट्रैटेजीज कि वो नया फंड लेकर क्यों आती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया
बताया, जो पहला वाला स्लैब था उसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा चार्ज किया जा सकता है। वही अगर मैं बात करूं 5000 तक की, तो वहां पर सिर्फ 1.6% तक का ही एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जा सकता है। फॉर सपोज एक कंपनी है जिसके पास ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड है 5000 करोड़ का, अब यहाँ पर एक और इन्वेस्टमेंट आता है 500 करोड़ का, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 5500 करोड़। तो यहाँ पर जो अमाउंट है सिर्फ 1.6% तक का ही एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जा सकता है। अब इसे बचाने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या करेंगी, नया फंड खोलेंगी और उसमें 500 करोड़ इन्वेस्ट कर देंगी, जिसमें वो 2.75% तक का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकती हैं और उससे उनकी अर्निंग भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से जो कंपनीज होती हैं नए नए फंड्स लेकर आती हैं और इन फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं ताकि वो ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सके। तो अगर आप किसी एनएफओ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये जरूर देख लेना कि कंपनी का एनएफओ लाने का मोटिव कहीं ये तो नहीं है। अब आते हैं सेकंड रीजन के ऊपर। अब सेकंड रीजन की बात करें तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव रीजन हो सकता है कि कंपनीज एनएफओ लेकर आ रही हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि कैसे साइज की वजह से भी एएमसीज को एनएफओ लाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक स्मॉल कैप फंड है जिसका जो अमाउंट है यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट ऑलरेडी 5000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। अब क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है तो इनका मेजॉरिटी स्टेक जो होगा वो स्मॉल कैप कंपनीज में ही होगा, लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज में अच्छा परफॉर्म करने वाली लिमिटेड कंपनीज ही होती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई फंड मैनेजर सिर्फ 100 करोड़ ही उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है तो बाकी का अमाउंट लॉस में जाएगा और ओवरऑल असेट अंडर मैनेजमेंट पर जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो एक नया फंड क्रिएट करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर नेक्स्ट रीजन की बात की जाए तो जो एएमसीज हैं वो हो सकता है कि अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस आपसे छुपा रही हूं, इसीलिए वो नया फंड लेकर आ रही हूं। बहुत बार कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका म्यूचुअल फंड नहीं चल रहा होता, अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहा होता और उन्हें न्यू इन्वेस्टर्स नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से वो एक नया फंड लेकर आते हैं और वो लोगों को ये बोलते हैं कि ये होगा अगला शाइनिंग स्टार और लोग उससे अट्रैक्ट होकर उसमें इन्वेस्ट भी कर देते हैं बिना किसी ट्रैक रिकॉर्ड को चेक किए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कंपनी नया फंड लेकर आ रही है तो आपको उसके पुराने फंड्स भी चेक करने चाहिए कि वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी मार्केट में कैसा काम कर रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको फेक एडवर्टाइजमेंट्स भी दी जाती हैं, पुराने वाले जो फंड्स होते हैं उनके रिटर्न्स भी फेक दिखाए जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप पहले अच्छे से रिसर्च कर लो और उसके बाद ही किसी नए फंड में इन्वेस्ट करो। अब अगर लास्ट रीजन की बात की जाए तो वो है सेबी के गाइडलाइंस। अब सेबी ने भी एएमसीज के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाई हुई हैं। सबसे पहले लिमिटेशन की बात करें तो हर एएमसी के पास ये लिमिटेशन होता है कि वो 36 कैटेगरी से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स मार्केट में नहीं लेकर आ सकती, यानी कि एक कैटेगरी में सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड होना चाहिए। कैटेगरीज जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और उसके बाद मिड कैप म्यूचुअल फंड और साथ में इनका मिक्स भी हो सकता है जैसे कि लार्ज एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और उसके बाद मिड एंड लार्ज कैप। तो इस तरीके से 36 कैटेगरीज बन सकती हैं, उससे ज्यादा मार्केट में म्यूचुअल फंड्स नहीं आ सकते। बट यस, अगर लास्ट कैटेगरी की बात की जाए जो कि होते हैं थीमेटिक फंड्स। अब थीमेटिक फंड्स के अंदर उन्हें अलाउ होता है कि वो अलग अलग फंड लेकर आ सकते हैं जो कि अलग अलग सेक्टर पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि एनर्जी से रिलेटेड हो गया, अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर वो म्यूचुअल फंड लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईवी सेक्टर के ऊपर एक म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर एक ऐसा म्यूचुअल फंड क्रिएट कर दिया जो कि सिर्फ रियल एस्टेट कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है और एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि फाइनेंस की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो इस तरीके से इस लास्ट वाले कैटेगरी में अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स लाए जा सकते हैं। अब अगर बात की जाए कंक्लूजन की कि आपको इनमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं, तो वैसे तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है और साथ में वो म्यूचुअल फंड आपके गोल्स को पूरा कर पा रहा है या फिर नहीं। बट स्टिल मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगी जिससे आपके लिए ये डिसाइड करना आसान हो जाएगा। सबसे पहला तो मैं पॉइंट यही बोलना चाहूंगी कि इनका पुराना कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है, तो आप ये नहीं पता लगा सकते हो कि मार्केट में ये फंड कैसा काम करेगा। अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है तो आपको इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि आप लिमिटेड कैपिटल पर बहुत ही कम रिस्क बेयर कर सकते हो। और अगर आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको लॉस हो। अब अगर बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो अगर कोई न्यू फंड आ रहा है तो उनका जो मार्केट में एग्जिस्टिंग फंड है उससे काफी ज्यादा कंपटीशन होगा क्योंकि आज के टाइम पर हमारे पास इतने सारे फंड्स हैं जो हमें एक्चुअली में सब कुछ प्रोवाइड करा सकते हैं और सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप भले ही लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप जिसमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हो हर तरीके का म्यूचुअल फंड आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो अगर इस मार्केट टाइम में कोई ऐसा फंड आता है तो उसे कंपटीशन फेस करना होगा, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा।
और लास्ट में मैं अगेन फिर वही बोलना चाहूंगी कि एनएफओ आईपीओ नहीं होता है और ना ही आपको एनएफओ को आईपीओ की तरह ट्रीट करना चाहिए। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप वेट कर और सारी रिसर्च कर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इन्वेस्ट तभी करना जब आपका रिस्क टॉलरेंस ज्यादा हो और साथ में आपको ऐसा लगता है कि वो अच्छा फंड है और मार्केट में अच्छा काम करेगा। बिना रिसर्च के आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो एट लास्ट आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन जरूर चूज करोगे। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।